अगर आप लाइफ में किसी भी फेज में रहते हैं तो वो फेज आपको हमेशा टफ लगता है। ऑनलाइन की खास बात यह है कि एक बच्चे के सब्सक्रिप्शन पे पूरा परिवार देख लेता है। वो मेरे बारे में पूरी चीज जानते थे, मेरे घर के बारे में पूरी चीज जानते थे। वो लोग भी ये बोलने लग गए थे कई बार तो हम भी इसके साथ में आपकी क्लासेस देखते हैं। डिनर पे किसी के साथ जाना हो तो किसके साथ डिनर पे जाना पसंद करेंगे? अरे फंसाओगे। मेरा प्लेसमेंट भारत पेट्रोलियम में हुआ था। तो वहाँ मतलब अच्छे लेवल पे थे या पेट्रोल भरते थे? कई एवरेज बच्चे भी टॉपर बने हैं और कई टॉपर ने भी अपनी आदतें खराब करके वो भी एवरेज पर आ गए हैं। कैजुअल एटीट्यूड एक बहुत स्लो पॉइजन है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। आप एक दिन में 6 घंटे कार चलाकर कार चलाना नहीं सीख सकते। आपको 6 दिन एक घंटा देना पड़ेगा। वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था कि कुछ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हो गया। ग्राउंड फ्लोर से आवाजें आने स्टार्ट हुई और फर्स्ट फ्लोर से बच्चे आ रहे हैं, भी ऐसा ऐसा हो गया, भागो। कहाँ भागे? जाने का रास्ता वो है, वहाँ से तो सीनियर आ रहे हैं। फाइनली बच पाए या नहीं बच पाए? जिंदगी की राह में हर मोड़ पर है आस। ध्यान से सुनिएगा, आज की दास्तां है कुछ खास। आज के शो में अनफिल्टर्ड टॉक्स विद NKY में हम स्वागत करते हैं शैलेंद्र तंवर सर का, आपके अपने ST सर, आपके फेवरेट ST सर, एक और लीजेंडरी टीचर, फिजिक्स टीचर कोटा से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज की बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। मैं इन क्वेश्चंस की शुरुआत करूं उससे पहले थोड़ा सा हल्का सा आपकी जो एकेडमिक्स है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सर आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? सर मैं बीटेक इन केमिकल इंजीनियर रहा हूँ NIT भोपाल से। ठीक है। कॉलेज लाइफ वैसी रही जैसे सबकी रहती है, बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ रही है, तो बहुत मजा किया है। बहुत सारी कहानियां हैं उनमें, तो बहुत मजे आए। जैसे हर इंजीनियरिंग कॉलेज रहता है ना, अच्छा कॉलेज, उसमें वैसी लाइफ हमारी रही। ओके। और ये जो टीचिंग फील्ड है इसमें आना कैसे हुआ? कब आपको लगा कि आप इस फील्ड के लिए बने? सर नॉर्मली एक कल्चर बन गया है लोगों की जबान पे। लोगों को लगता है कि हाँ इंजीनियर है, शायद इसकी जॉब नहीं लगी होगी, इसलिए ये टीचिंग में आ गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में शायद ये चीज़ें सही भी होती हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ें शायद सटीक नहीं बैठती हैं। मेरा केस उनमें से एक रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि शायद आपका क्वेश्चन ये हो सकता था कि सर आपका कैसे पेशेंस था टीचिंग के लिए। मेरा बिल्कुल ईमानदारी से बोलूँ तो मेरा आपका पैशन नहीं, कोई पेशेंस नहीं था कि मेरा पैशनेट हूँ बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, चीज़ें कन्वर्ट हुई। कॉलेज में था NIT भोपाल में। कॉलेज में थर्ड ईयर में ही प्लेसमेंट वगैरह हो जाते थे, तो थर्ड ईयर के बाद में फाइनल ईयर वहाँ जाते जाते बहुत मज़े, घूमना फिरना, क्लासेस नहीं जाना, वो सब किया। कहीं और भी काम किया आपने शायद प्लेसमेंट में? हाँ, तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा था कि जब इस लाइन टीचिंग लाइन में आने से पहले, क्योंकि प्लेसमेंट हो चुका था, तो प्लेसमेंट के बाद में PSC होती है, BPCL, भारत पेट्रोलियम। तो मेरा प्लेसमेंट भारत पेट्रोलियम में हुआ था, तो उस भारत पेट्रोलियम के अंदर मैंने लगभग 2.5 साल काम किया है। तो वहाँ मतलब अच्छे लेवल पे थे या पेट्रोल भरते थे? ये क्वेश्चन भी बहुत जेन्युइन है। अगर आपको किसी को बोला जाए कि आप भारत पेट्रोलियम में क्या करते हैं, क्योंकि लोगों ने BPCL IOCL इनमें पेट्रोल भरते हुए देखा है, लेकिन वो पेट्रोल आता कहाँ से है, उसके प्रोडक्शन पे हम लोग काम करते थे, जिनको रिफाइनरीज बोला जाता है। तो मैं BPCL MP में गुना है, वहाँ पर मैं पोस्टिंग थी मेरी, और मैं वहाँ पर एज अ ज्वाइन की मैंने किया था असिस्टेंट मैनेजर, और जब मैं वहाँ से निकला तो मैं DM डेप्यूटी मैनेजर पे मैंने वहाँ से रिजाइन किया। बेहतरीन बेहतरीन। सर जैसे आपने शुरुआत की ऑफलाइन से स्टार्ट किया आपने पढ़ाना, और उसके बाद बीच में कोविड का दौर आया तो आप ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, और अभी फिर वापस से ऑफलाइन में। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन पढ़ाने से क्या कभी आपको लगा कि आपकी टीचिंग में, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें ऐड हुई हों, कुछ प्लस हुआ हो, ऐसा कुछ? सबसे पहली बात तो जब क्योंकि पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे सब यही देखते थे कि अच्छा आप अगर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, टीचिंग मतलब ऑफलाइन। बिल्कुल। कोई शायद सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है और बच्चा उसमें आपसे कनेक्ट कर सकता है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला स्ट्रगल तो वही रहा कि क्या हम बच्चों को, जब हम देख ही नहीं पा रहे हैं, बच्चा सिर्फ शायद हमें देख पा रहा है, और वो भी हमारे सामने इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे पढ़ाना होता है। तो उस टाइम पर ये इशू रहा कि यार कनेक्ट कैसे करें। लेकिन आज के डिजिटल वर्ल्ड में चीज़ें इतनी आराम से अवेलेबल होने लगी कि बच्चों को हमारी ऑडियो
के साथ साथ हमें भी उनकी ऑडियो भी एक्सेस होने लगी कि अगर उनके कुछ डाउट्स है तो हम उनसे पूछने लगे, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होने लगी। लेकिन इशू यही आ जाता है कि आपके पास में ऑनलाइन के अंदर अगर जो बच्चा है उसको कैसे आपके साथ में एंगेज रखना है, ये बहुत बड़ा इशू आ जाता है। अच्छा, एंगेजमेंट से मुझे याद आया कि जैसे मैं देखते रहता हूँ बहुत सारे टीचर ऑफलाइन में तो करते ही हैं, ऑनलाइन में पर्टिकुलरली बच्चों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए या एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कुछ फ़नी एक्टिविटी करते रहते हैं। कई बार वो फ़नी एक्टिविटी इस लेवल पे चली जाती है कि वो वीडियो वायरल हो जाते हैं। इस तरह के वायरल वीडियोस आपने देखे होंगे। क्या पढ़ाते वक्त आपने कभी कोशिश की है इस तरह से बच्चों का अटेंशन गेन करने के लिए? सर मेरा पर्सनल ओपिनियन इस चीज़ में अलग है, इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करती है मेरी काफ़ी चीज़ें दूसरे लोगों के साथ में। ऑफलाइन में था तब अच्छा खासा नाम हो गया था, इसलिए शायद ऑनलाइन के लिए हमें अप्रोच की गई। लेकिन ऑनलाइन के अंदर भी मैंने कभी ये सारी चीज़ें ट्राई नहीं की है। करते हैं बहुत सारे लोग, और ट्राई नहीं कर पाना ही शायद एक हमारा नेगेटिव भी रहा है कि शायद ट्राई करते तो बहुत वायरल हो जाते, लेकिन एक हमेशा सेटिस्फेक्शन रहा है दिमाग में कि नहीं यार अपन पढ़ाते हैं। कई टीचर्स को करते हुए देखा है, उनके लिए वो चीज़ें बहुत पॉजिटिव भी रही हैं। मैं जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता था ना, तो उसके अंदर वहाँ पर एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि जिसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं आप उनकी भी वॉइस सुन सकते हैं अगर आपने उनको एक्सेस दे दिया तो। टू वे ऑडियो विजुअल ऑडियो का है, वीडियो का नहीं था, ऑडियो का है था। उस साइड से भी हमारे पास में उनकी प्रॉब्लम आ जाएगी। नेचुरली हम ये चीज़ें बच्चों के डाउट्स के लिए, बच्चा हैंड रेस करेगा और हम उनके डाउट्स वगैरह के लिए, लेकिन कई बार उधर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ जाती, कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है जो थोड़ा बहुत फनी वे में हो जाता है। जैसे एक बार मुझे याद आ रहा है किसी गर्ल स्टूडेंट का ऐसे हैंड रेस हुआ था डाउट के लिए। जब डाउट के लिए हुआ तो 15 मिनट तक उस लड़की के अलावा उसके सारे घर वालों ने बात की। सर कैसे हैं सर, वो मेरे बारे में पूरी चीज़ जानते थे, मेरे घर के बारे में पूरी चीज़ जानते थे, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा एड्रेस, वो सब जानते थे। इवन वो जिनके पेरेंट्स थे, उनके भाई थे, इवन पड़ोसी, वो लोग भी ये बोलने लग गए थे कि सर कई बार तो हम भी इसके साथ में आपकी क्लासेस देखते हैं। मतलब ऑनलाइन की खास बात यह है कि एक बच्चे के सब्सक्रिप्शन पे पूरा परिवार देख लेता है। ये सर, इसी तरह मेरी एक छोटा सा क्वेश्चन और था। जैसे बच्चे कई बार क्लास मिस करते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, और नेक्स्ट डे आप स्पॉट करते हो उनको कि ये बच्चा लास्ट क्लास में एब्सेंट था। जैसे अक्सर मैं 11th क्लास में करता हूँ, ड्रॉपर में तो नहीं, 11th क्लास में करता हूँ। नेक्स्ट डे बच्चे से पूछता हूँ तो वो बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं उनके क्लास नहीं आने के, क्लास मिस करने के। तो एक्सक्यूजेज में यूजुअली निकल के आता है कि लेट नाइट तक पढ़े थे, सुबह उठ नहीं पाए, तबीयत ख़राब थी, सुबह वैन वाला नहीं आया, इस तरह का। लेकिन ये तो बहुत ही कॉमन एक्सक्यूजेज है। कोई ऐसा फनीएस्ट एक्सक्यूज़ मुझे बताओ जो आपके दिमाग में चलता है कि इस बच्चे ने ये एक्सक्यूज़ देने से पहले काफ़ी दिमाग लगाया। सर ये जो आपका जो क्वेश्चन आया है ना, एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, और बच्चे ने उसमें वहाँ पर मेरी ही कमजोरी पे वो चीज़ उठाई कि उसको पता था कि यार ये टीचर की कमजोरी, शायद ये हमें ना डांटे। बच्चों को पता है। खैर मैं बच्चों को मना करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे एक तरह से वेब सीरीज़ देखने का बहुत एडिक्शन है, अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ देखना है जिसमें और बच्चों को ये पता है, इवन ऑनलाइन के टाइम से पता है कि सर को वेब सीरीज जिस दिन लॉन्च होगी वो देख लेंगे। लेकिन मैं साथ में बच्चों को ये भी बोलता था, बेटा अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, एग्जाम दो, उसके बाद कॉलेज में जाके देखना। हाँ कॉलेज में जाके देखना, और एक ही रात को सारा खत्म कर देना जितना भी है, स्टार्ट करना खत्म किए बिना मत उठना, लेकिन ये सब एग्जाम के बाद। और बच्चे को पता था कि यार ये क्रेजी है इस चीज़ के लिए। तो बच्चे ने, मैंने पूछा कि कल क्यों नहीं आया, तो बच्चे का आंसर था सोच समझने के बाद, उसने बोला सर वो ये वेब सीरीज़ आई थी XYZ, और जब वो स्टार्ट हो गई, आप तो जानते ही हो जब स्टार्ट हो गई है तो उसको ख़त्म करना तो ज़रूरी है। ख़त्म हुई सर 7 बजे, फिर मैं सोया तो उठ ही नहीं पाया, तो आपकी क्लास में नहीं आ पाया। बटर लगा दिया बच्चे। बटर लगा दिया, लेकिन हम भी हैं यार, वहीं पर भी उसके मज़े ले। कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको जो आपको लगता है कि सिर्फ मूवी में होता है और आपकी रियल लाइफ में हुआ हो? कोई ऐसा इवेंट याद आ रहा है? रियल लाइफ में हुआ है तो रियल लाइफ आप कहीं से भी, चाहे वो अभी टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है सिर्फ मूवी में होता है, ऐसा मूवीज़ में होता है? ऐसी चीज़ें
अब जब टीचर बन गए हैं, टीचर हैं इतने सालों से, तब तो इतना कुछ देखने को नहीं मिला जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो। कुछ भी जो कॉलेज से लेकिन स्कूल कॉलेज से- लाइफ के अंदर मुझे याद आ रहा है एक बात। कॉलेज में फर्स्ट ईयर बहुत एडवेंचरस रहता है हर एक का, चाहे वो उस टाइम पे वो रैगिंग वगैरह भी बहुत चलती थी। और मैं जिस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ वो कॉलेज शायद वन ऑफ द बहुत नॉन है अपनी रैगिंग के लिए इंडिया में, था, अभी भी होगा डेफिनेटली। वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था कि कुछ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हो गया था। और वो हॉस्टल के बाहर कॉलेज वाले एरिया में हुआ था, और कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है, तो वहाँ से हॉस्टल लगभग 2-3 किलोमीटर कॉलेज के अंदर ही चल के आना पड़ता है, तो न्यूज़ को वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा। और शायद आपको पता हो कि जितने भी NITs IITs ये सब होते हैं उनमें हर एक ईयर के लिए अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं। हमारा तो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल, उसमें 2-3 हॉस्टल्स थे, पास में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब पास में होता है। फिर बिल्कुल। तो जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई हुई, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फाइनल ईयर इन सब के सीनियर्स में एकदम से यूनिटी आ गई, पता नहीं कैसे। और उन्होंने सोचा कि भैया हमला कर दो फर्स्ट ईयर पे। कि कैसे? अब ये हमें पता नहीं कौन क्या करके चला गया, और हम ठहरे सीधे साधे घर से पहली बार बाहर निकले हैं, कोटा में पले बड़े हैं, घर से पहली बार बाहर निकले हैं। और वहाँ पर हमें पता चला कि ग्राउंड, मेरा सेकंड फ्लोर पे रूम था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 225 मेरा रूम नंबर था, 225। हाँ, और उसकी बैक साइड में बालकनी थी, और बालकनी में पेड़ था, और वहाँ से मेरा मेस एरिया दिखता था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मुझे मेरे लिए ये इससे ज़्यादा एडवेंचरस अभी तक नहीं हुआ है कुछ। तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर सीनियर्स की एंट्री स्टार्ट हुई, और उन्होंने जो दिख रहा है उसको मारना ताड़ना, कॉलेज में चलता ही, उस टाइम का कॉलेज और ऐसा ही। अभी तो चलो चीज़ें अभी तो नहीं हो पाता, अभी नहीं हो पाता है, और चीज़ें ठीक भी है, ऐसा फिजिकली होना भी सही नहीं है, लेकिन वो भी बहुत कुछ सिखा जाती है। ग्राउंड फ्लोर से आवाज़ें आने स्टार्ट हुई, और हमें फर्स्ट फ्लोर से बच्चे आ रहे हैं साथ वाले कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, भागो। अब कहाँ भागे? जाने का रास्ता वो है, वहाँ से तो सीनियर आ रहे हैं, और भाई पकड़ लिया तो कुछ किए बिना भी पिटेंगे। और भैया एक बार पिट गए तो फर्स्ट ईयर वाले हैं तो पहले ही होम सिकनेस है, और पिट गए तो वापस घर जाने का मन कर जाएगा। तो फर्स्ट ईयर तक आ गया, और मेरा रूममेट जो था, एक्चुअली आपको शायद पता हो, आपके भी कॉलेज में ऐसा रहा होगा कि जो सेंट्रलाइज कॉलेज होते हैं उनके अंदर स्टेट वाइज बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं, अपने अपने स्टेट के। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता था, तो हमारा एक राजस्थान का ग्रुप बना हुआ था जिसमें काफ़ी बच्चे हुआ करते थे। ऐसे ही यूपी बिहार का एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम दिया गया था उपहार, यूपी बिहार उपहार, और उसमें बहुत लोग हुआ करते थे। जैसे कोटा में भी बहुत है बच्चे, वैसे वही बच्चे वहाँ के वहाँ लौट में जाते हैं कॉलेज में, तो उनका ग्रुप बनता है उपहार। वो बहुत पावरफुल भी हुआ करता था, स्ट्रेंथ वाइज भी और दूसरी चीज़ों में भी। और उसका जो लीडर था वो मेरा रूममेट था। सारा किया धरा उसका था, सारा का सारा किया धरा ही उसका, उसी की वजह से झगड़ा उसी का था, क्योंकि उसके कहने पे कोई भी कुछ कर देता था, और मैं सीधा साधा उस टाइम पर सीधा साधा। बच्चे कैसे, आप वो बताएं। उसने मुझे एक आइडिया दिया कि यार पिटना नहीं है, अगर पिट गए तो मुंह नहीं दिखा पाएंगे। वो तो नेताओं की तरह बोल रहा था, तो मैंने बोला वो सब छोड़, करना क्या है ये बता। उसने बोला शैली बोलते थे मुझे, शैलत की जगह वहाँ पर, तो शैली भाई पेड़ चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बालकनी में पेड़ था। मैं बोला कैसे? कि भैया चढ़ जा, अपने आप डर ऊपर ले जाएगा ताकि छत पर चले जाए। और हम पेड़ पे चढ़ने लगे, और वो पेड़ इतना पुराना, इतना गंदा, जिसमें कीड़े वगैरह जो होते हैं पेड़ के, वो पूरी स्किन में, कपड़ों में चिपक गए, कपड़ों के अंदर चले गए, हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये डर था कि ये तो चलो कुछ हो रहा होगा, कुछ खुजली वगैरह हो रही होगी, कम से कम पिटेंगे तो नहीं। वहाँ पर पता नहीं किस लेवल पे पीट रहे हैं, अभी पता ही नहीं है। तो ठीक ऐसा हो गया, एक तरफ से आग आ रही होती है, हाँ, तो नहीं तैरने वाला भी दरिया में कूद जाता है। उसने यही बोला, पेड़ पे लटक जा, अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम कैसे ना कैसे चलते हुए ऊपर गए, और जैसे हम पेड़ के टॉप पर पहुंचे, छत की तरफ में, छत पे उतरे नहीं थे, हमें बाकी के सीनियर्स के हॉस्टल्स दिख गए, और जिनमें छत पे वो लोग खड़े हुए थे उनकी हॉस्टल्स की छत पे, और ये देख रहे थे कि कोई छत पे तो नहीं छुप रहा है, लोग यहाँ भी फंसे। तो कैसे ना कैसे रेंगते हुए जमीन पे, छत पे, पेड़ से उतरे, और बस लेटते हुए गए, छत पे खड़े भी नहीं रह पाए, कि छत पे खड़े हुए तो फाइनली बच पाए या नहीं बच पाए? बच पाए। अच्छा। अगले दिन सुबह तक हम
उसी छत छत पे पे- लेटे रहे, छत पे रात गुजारी आप? रात गुजारी हमने। फिर सब नॉर्मल हुआ चीज़ें। उसके बाद में आज भी वो किस्से याद करते हैं। जिन सीनियर से डरे थे, थोड़े दिनों बाद में उन्हीं अब तो सीनियर्स दोस्त को वो हो गए। कहानी बताई, तो वो भी बहुत मजे लिए और हर बार पूछते थे यार वो कहानी सुनाओ यार। तो वो एक एडवेंचरस था जो मैंने मूवी में देखा था कि हाँ वो चुप रहे हैं, बॉर्डर मूवी की तरह चल रहे हैं नीचे रेंग रेंग के कि दिखे ना, वो सारी चीज़ें चली थी उस टाइम पे। तो एक एडवेंचरस मोमेंट था। सर नीट जेई का बच्चा जो प्रिपरेशन करता है, ठीक है, अभी एग्ज़ाम सीज़न स्टार्ट होने वाला है, जेई का एक अटैम्प्ट हो भी गया है, सेकेंड अटैम्प्ट होने वाला है, नीट का एग्ज़ाम आने वाला है। मुझे आपसे ये जानना है, मतलब बच्चों के लिए जानना है, आप बच्चों को ही बता रहे, कोई ऐसी 3 बातें एटलीस्ट बताइए डूज डोंट डूज में, कि उन बातों को अगर बच्चा फॉलो करे तो उसकी सक्सेस श्योर हो जाए या एटलीस्ट उसका स्कोर बेहतर हो जाए। नीट या जेई के लिए नहीं, मैं किसी भी एग्जाम के लिए कॉमन बात बोलना चाहूँगा, Competitive क्योंकि exam के लिए। जरूरी नहीं है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बच्चा जिसका भी बेनिफिट मिले, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, वो भी चाहते। यार मेरा पर्सनली ये मानना है सर कि अगर आप लाइफ में किसी भी फेज में रहते हैं तो वह फेज आपको हमेशा टफ लगता है। जैसे चाहे आपने जब 10th दी हुई है, मैंने 10th दी हुई है, जो बच्चे भी 10th क्लास में अपियर हो रहे होंगे तो उनको ये वाला फेज बहुत टफ लग रहा होगा। और जैसे वो इस एग्जाम के फेज को पार करेंगे ना, उनको तो लगता है पीछे कुछ मुड़ था के ही नहीं। देखेंगे वो कुछ था नहीं, वो फेज बहुत आसान था। हम शायद बेवकूफ थे जो उस चीज को लेके डर रहे थे, वो तो इतना आसान था। हाँ टफ तो अब ये वाला टाइम है जब उन्होंने 10th से 11th में स्विच किया और पहली बार साइंस देखी, बिल्कुल। उन्होंने फिजिक्स देखी पहली बार। और वो फिजिक्स के अंदर मैं एक टॉपिक का नाम लूँ क्योंकि फिजिक्स का टीचर हूँ, बेसिक मैथ और बोलते हैं और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उसमें सिखाया जाता है। उस टॉपिक को लेके ही बच्चा इतना डर जाता है कि उसको लगता है कि वो 10th बहुत आसान थी यार। लेकिन जैसे जैसे उसका टाइम आगे जाता है और वो क्लास 11 के एंडिंग में आता है, तो उससे अगर कोई पूछे कि भाई क्या आपको बेसिक मैथ और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है, आप चाहे तो हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं, कोई बच्चा नहीं आएगा क्योंकि वो फेस निकल गया है। अब उसको टफ लग रहा है 12th मैकेनिक्स का एंडिंग पोर्शन रोटेशन। फिर वो 11th में भी उसको लगता है यार फिजिक्स तो बहुत टफ है। जब वो 12th में जाता है तब लगता है कि वो टफ है, शायद 11th बहुत आसान थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप हमेशा जिस फेज में रहते हो ना, वो फेज आपको हमेशा मुश्किल लगेगा और वो आसान लगने लगेगा उस फेज के निकलने के बाद, और ये नेचर है। तो अभी जो बच्चे किसी भी कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनके जहन में ये चीज़ अभी टफ लगनी ही है, क्योंकि वो टफ है इसीलिए आप उसको नाम कंपटीशन दे रहे हैं। जो दौर चल रहा होता है वो सबसे मुश्किल दौर मुश्किल ही दौर होता है, पार होने के बाद में सब आसान आसान होता है। तो एक चीज़ सारे बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि अभी जो कि ये जो समय लग रहा है वो आपको हो सकता है टफ लग रहा है, लेकिन वो टफ नहीं है। सब समय का गेम है। पेपर होने के बाद में आपको यही चीज़ बहुत आसान लगे। आसान थी, बिल्कुल। सर मुझे एक चीज़ और जाननी है आपसे। सर ये तो आपका अपना पहला पॉइंट हुआ एक है। पॉइंट हुआ। हाँ तो ब्रीफ में बताइए मुझे सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। सेकंड बिल्कुल सर, मैं और छोटा कर देता हूँ उसको। सेकेंड पॉइंट, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक को पढ़ते वक्त तो आप बहुत ज़्यादा पारंगत हो जाते हो, बिल्कुल। लेकिन जब वही टॉपिक बहुत सारे टॉपिक्स का क्लब होके आता है ना, तब आपकी उतनी स्पीड नहीं बन पाती जितनी उसकी पहले रही होती है। मल्टी कॉन्सेप्ट मल्टी कॉन्सेप्ट, या फिर एक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना, या फिर 15 टॉपिक के क्वेश्चंस एक साथ दिख जाए तब उसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, टाइम बहुत डिफरेंस होता है। उसके लिए चाहिए होता है कोई भी कॉम्पिटिशन में रिवीजन। रिवीजन करें। रिवीजन कैसे करें? मेरा ये मानना है रिवीजन करने के लिए कि किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो चाहे वो, कि एक ही दिन में किसी भी टॉपिक को लेकर पूरा खत्म ना करें। आप उसको 6 दिन के छोटे छोटे स्लॉट्स में बांटें, क्योंकि आप एक दिन में किसी टॉपिक को 5 या 6 घंटे दोगे तो वो आपको उस दिन के लिए याद रहेगा। 4 दिन बाद में भूलना तय है। कोई टीचर हो वो भी भूलता है, स्टूडेंट तो डेफिनेटली भूलता है। बिल्कुल। आप उस 6 घंटे को 6 दिन में 1-1 घंटे के फॉर्म में बांटें, ताकि आप उस चीज़ को रोज 6 दिन तक पढ़ रहे हो तो वो आपके परमानेंट, आपने पढ़ा होगा ना रेम एंड ड्रॉप कंप्यूटर में, वो आपके परमानेंट अंदर जहन में जाएगा। आप एक दिन में 6 घंटे कार चलाकर कार चलाना नहीं सीख सकते। आपको 6 दिन तक एक घंटा देना पड़ेगा। हाँ, कार चलाएंगे। चीज़ों को आप बांटो। उन 6 घंटे की जगह आप किसी दूसरे टॉपिक का 1 घंटा और लो। सपोज केमिस्ट्री में ले लिया, सपोज बायो में ले लिया। आपको रात को सोने से पहले ये पता चलेगा कि भाई आज मैंने सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ बायो नहीं, आज मैंने तीनों चीज़ें पढ़ी हैं
और 3 घंटे में पढ़ी हैं और इस तरह से पढ़ी हैं कि मुझे कल भी उसी टॉपिक को देखना है। अब ये 1 हफ्ते तक जब मेरे साथ में रहेगा Subject तो का मेरे touch भी टाइम बना में मेरे अंदर परमानेंट जाएगा और इसकी रिवीजन की फ्रिक्वेंसी दूसरे के कंपैरिजन मुझे कम चाहिए होगी। तो ये रहा दूसरा पढ़ने का तरीका। ठीक है। तीसरा, आप रिजल्ट का टेंशन लेना छोड़ दे। मैं अपना एग्जांपल बताऊं सर, मैं पीसीबीएम फील्ड से था। जब मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, मेडिकल का जब मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने मेडिकल की तैयारी की है, जेई की तैयारी नहीं की। ये बात अलग है कि एनआईटी भोपाल से मैंने इंजीनियरिंग की है। तो बायो मैथ्स दोनों हैंडल किया? दोनों मैंने हैंडल किया है, लेकिन पढ़ा मैंने बायो ही था, मैथ्स नहीं पढ़ा। मेडिकल के अंदर जब किया तो रैंक अच्छी आई, बहुत अच्छी आई, ठीक ठाक मेडिकल कॉलेज मिलने लायक था, मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। लेकिन जब मुझे कॉलेज मिल गया ना, तब जब जेई का एग्ज़ाम हुआ तो मेरे पास में खोने के लिए कुछ नहीं था, कि मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पास में है अवेलेबल। तो जब मेरे पास में सीट अवेलेबल है तो मैं फ्री होके खेला, और मैं फ्री होके खेला तो मेरी जो सब्जेक्ट मेरे पास नहीं था उसमें मेरी राजस्थान के अंदर मुझे बहुत अच्छी रैंक मिली। तो मैथ्स ना पढ़ते हुए भी आपको एनआईटी मिल गया? हाँ, मैथ्स का स्टूडेंट ना होने के बाद में भी मेरी जेई के अंदर बहुत अच्छी रैंक आई और मुझे एनआईटी भोपाल वहाँ पर मतलब नीडर होके कोई काम नीडर किया होके जाए खेलो तो आपकी और कामयाबी की संभावना बढ़ जाती है। आप नीडर होके खेलोगे, आप मेहनत करोगे, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। आप हो सकता है कि किसी पहले एक टेस्ट में आप फेल हो जाए, हो सकता है कम मार्क्स आ जाए, कम मार्क्स आ जाए, लेकिन अगर आप कंटिन्यू रहोगे ना तो आप उसी नेगेटिव को पॉजिटिव करना सीख जाओगे। बिल्कुल। इस चीज़ के लिए मैं क्लास के अंदर ही बच्चों को एक बहुत अच्छी शायरी बोलता था, चलता रहूंगा राह पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा राह पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बेहतरीन। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, आपने इतने सारे टाइम से पढ़ाया है, बहुत सारे टॉपर बच्चे आपने पढ़ाए हैं, हर तरह की रैंक के बच्चे आप पढ़ा चुके हैं, मैंने भी पढ़ाए, आपने भी पढ़ाए, टॉप 10 वाले, टॉप 100 वाले। आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक क्वालिटी बताइए जो आपने महसूस की हो कि एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज परफॉर्मर बच्चे में, मतलब एक एवरेज परफॉर्मर बच्चा आपकी ये बात सुनने के बाद वो टॉपर की तरह कैसे बिहेव कर सकता है या टॉपर कैसे बन सकता है? सर बेसिक सा एक डिफरेंस है टॉपर और एक एवरेज बच्चे को। आप टॉपर बच्चे को कभी भी उसके रास्ते से डगमगा नहीं सकते, डाइवर्ट नहीं होता है वो, डाइवर्ट नहीं होगा। चाहे क्रिकेट मैच चल रहा हो, चाहे आईपीएल चल रहा हो, कोई मूवी रिलीज हुई हो, कहीं कुछ चल रहा है, अगर वो बच्चा टॉपर है, वो टॉपर इसलिए कहला रहा है कि उसको कोई भी चीज़ें जो है वो डाइवर्ट नहीं कर सकती। और एवरेज बच्चे के साथ में एक केस हमेशा ये रहता है कि आपके आसपास के होने वाले माहौल में कुछ भी अप एंड डाउन उसको बहुत आराम से अफेक्ट करते हैं। और वही चीज़ें, जैसे सपोज अभी रिसेंटली कल अपना क्रिकेट मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जो एवरेज बच्चा था ना उसने पढ़ना छोड़कर वो मैच पूरा देखा, लेकिन जो टॉपर बच्चा था ना उसने उसकी बस थोड़ी चल के हाईलाइट्स देख ली होगी और उसने अपना काम निकाल लिया होगा। तो अगर जब से एक एवरेज बच्चा, देखो एवरेज हो चाहे टॉपर हो, ये डेफिनेशन तो समाज तैयार करता है। कई एवरेज बच्चे भी टॉपर बने हैं और कई टॉपर ने भी अपनी आदतें खराब करके वो भी एवरेज पर आ गए हैं। ठीक बात। तो अगर आपको एवरेज बच्चे को टॉपर बनाना है तो एक टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है यार, उसको बस ये बोल दो कि बेटा ऐसा बन जा कि अपने आसपास होने वाली कोई भी चीजें तुझे तेरे से दूर न कर पाए। बेहतरीन। जिस दिन तूने ये चीजें सीख ली और तू एक अपने दिल में अडिग हो गया कि नहीं आज मैंने सोचा है मुझे ये करना है, चाहे आसपास के माहौल में या दोस्त कोई कहीं भी घूमने जा रहा हो, उस दिन समझ लो तुम बहुत अच्छे लाइन पे आ गए हो और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। थैंक यू सर, इतनी सारी बातों का आपने क्वेश्चंस का आंसर किया। सर एक रैपिड फायर राउंड है, इसमें आपको एक क्वेश्चन के 5 सेकंड्स मिलेंगे। 5 सेकंड? 5 सेकंड्स सर नीट में 1 मिनट मिलता है बच्चों को? अभी 5 सेकंड मिलेगा, वो बच्चों को मिलता है, आप बच्चे नहीं है, आप टीचर हैं। पहला क्वेश्चन है, आपकी फेवरेट मूवी? मूवी नहीं सर, वेब सीरीज मनी हाइस्ट। फेवरेट हीरोइन? श्रद्धा कपूर। मोस्ट रिलायबल बैट्समैन? इंडियन बैट्समैन। यस, आपको क्रिकेट पसंद है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। विराट कोहली। विराट कोहली, ठीक है। अगर क्वालिटी टाइम हो आपके पास तो क्या करना पसंद करेंगे आप? अगर मुझसे बोल दिया जाए कि मेरी अभी क्लास नहीं है तो मैं आज नाइट को पैक करके गोवा निकल जाऊँ। फेवरेट डेस्टिनेशन आपका गोवा है? यस। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर डिनर पे किसी के साथ जाना हो तो किसके साथ डिनर पे जाना पसंद करेंगे? अरे फंसाओगे। अगर मेरी वाइफ अगर इस वीडियो को देख रही है तो मेरी वाइफ के साथ।
ओके, और नहीं देख और अगर नहीं देख रही है तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर है, ओके, तो उसके साथ डिनर पे जाना पसंद करेंगे? कैंडल लाइट डिनर? नहीं सिर्फ डिनर, कैंडल लाइट कैंडल लाइट नहीं। सर अभी बच्चों का पीक टाइम है, एग्ज़ाम का पीक टाइम है, ये तो हंसी मजाक हमारा चल रहा था, ठीक है, बातचीत चल रही थी। मुझे सीरियस नोट पे एक बात आपसे जाननी है, और ये मैसेज हमारे लिए नहीं, ये बच्चों के लिए है, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, जो भी समझे, ठीक है। आपकी तरफ से आप मुझे बताइए, बच्चों की बहुत सारी बच्चों की इस तरह की क्वेरी इस समय आती रहती है कि टाइम कम रह गया है नीट एग्ज़ाम को, पर्टिकुलरली नीट के बच्चे ही हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसमें बच्चों को ये लगता है कि क्या अभी भी उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, कुछ बच्चों ने, ठीक है, घूमने फिरने में, मूवी में, या कैजुअल एटीट्यूड एक बहुत मतलब स्लो पॉइजन है, तो कैजुअल एटीट्यूड की वजह से बच्चा आज की डेट से अगर स्टार्ट करे तो क्या अभी भी वो नीट क्लियर कर सकता है? देखिए, नीट का जो पैटर्न रहा है सर, मेरे अकॉर्डिंग नीट का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं मांगता है, कम से कम फिजिक्स में तो एंड केमिस्ट्री में तो अगर बच्चा आज से भी चाहे तो भी डेफिनेटली आपके पास में इतना सफिशिएंट टाइम है। अभी आज के पास अपना फेब का आधा टाइम बचा हुआ है और मार्च है, अप्रैल है, इतना सफिशिएंट टाइम है कि बच्चा आराम से कर सकता है। करना क्या है उसको, 2 स्टेप में काम। पहला स्टेप में काम, अगर जिसने अभी तक ईमानदारी से मेहनत नहीं की है तो भैया लग जा, आज से ये टाइम फिर से लौट कर नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आपको लगना है, और पहले राउंड में क्या करना है, आपको हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको अपना बस सिलेबस का एक फर्स्ट राउंड कंप्लीट करना है, आपके नोट्स से गो थ्रू। आप अपना नोट्स कर लो, जो भी नोट्स बनाए हो टीचर ने या कहीं पर भी, तो उन्होंने नोट्स जो पढ़े होंगे वो कर लो। इसके कारण आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मैंने सुपरफिशियली टॉपिक्स को पढ़ लिया है। प्रैक्टिस नहीं हुई है वो डेफिनेटली बात है, लेकिन हाँ, मैंने टॉपिक्स को पूरा पढ़ लिया है। सेकेंड राउंड में आप उनको वापस से रिवीजन, साथ में कुछ प्रैक्टिस में भी करोगे, तो आपके 2 राउंड हो जाएंगे रिवीजन के। और नीट जैसे एग्जाम में रिवीजन चाहिए होता है, इन डेप्थ नॉलेज ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, बिल्कुल, है ना, ताकि आपकी स्पीड बनी रहे। तो जिन लोगों बच्चों ने अभी तक मेहनत नहीं की है, तो सबसे पहले ये 2 काम करें, नोट्स कंप्लीट करें एक फास्ट रन में, उसके बाद में सेकेंड राउंड में उनके क्वेश्चंस और फिर से रिवीजन, ये वाला काम। इससे ज़्यादा आपको इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत। मतलब मुझे जो लग रहा है आपका कहना ये है कि नीट में 11th-12th के सिलेबस में मिला करके 82 चैप्टर्स हैं, और आपके पास डेज भी ऑलमोस्ट, चलो इतने डेज नहीं है, उससे थोड़े कम भी हैं, 60 डेज के आसपास। मार्च और अप्रैल तो पूरा मंथ है इनके पास, बच्चों के पास, तो चाहे तो अगर दिन में 2 चैप्टर तो एक बच्चा कर ही सकता है। हाँ, वही 2 चैप्टर नहीं सर, अगर उसको सिर्फ अपने नोट्स पे काम करना हो ना, फिजिक्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नोट्स पे काम करना होगा ना, वो आराम से 2 नहीं 3 चैप्टर भी कर पाए। नहीं, अकेला फिजिक्स नहीं पढ़ेगा बच्चा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं तीनों सिर्फ फिजिक्स के स्लॉट्स में बता रहा हूँ सर, केमिस्ट्री और उसका अलग है, आराम से वो नोट्स कर सकता है। हाँ, अगर वो स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग में बच्चा वो उसमें मॉड्यूल वगैरह भी करने लग जाएगा, तो फिर वो एक ही चैप्टर के बिना आगे नहीं पहुंच। फिर तो मेरा कहना ये है, अगर पहला काम है आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो तो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन जल्दी होना चाहिए, और उसके लिए सबसे छोटा तरीका है, कम से कम फर्स्ट राउंड में आपके नोट्स तो कम से कम आपको रिवाइज हो जाए। सर, आज आपने समय निकाला, हमारे शो पे आए, बहुत सारी अच्छी बातें आपने बच्चों के लिए पर्टिकुलरली बताई जो उनको फ़ायदा देने वाली है। बच्चों, कमेंट करके बताना है आपको कि सर की कौन सी चीज़ टीचिंग से रिलेटेड या उनकी बातें आपको मोटिवेट करती है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, और साथ में मुझे ये भी बताना है कि नेक्स्ट एपिसोड में आप किन सर को देखना चाहते हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि उनको मैं कुछ समय उनका ले पाऊं और आपके सामने उनको ला पाऊं। तो सर, आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। इट्स ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और अपने पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल करने का ये मौका मिला, जिसमें चाहे कॉलेज हो, चाहे पैशन हो, चाहे क्रिकेट हो, बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, बाय बच्चों।